गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से बाल गोविंद भगत पढ़ाऊंगी। बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र गद्य की वो विधा होती है जिसमें लेखक किसी व्यक्तित्व या घटना परिदृश्य का संपूर्ण चित्र अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अपने इस रेखा चित्र में बेनीपुरी जी ने एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, सामाजिक चेतना और लोक संस्कृति तथा आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। बाल गोविंद भगत एक सामान्य से दिखने वाले साधारण से पुरुष हैं जो कि बहुत कम चीजों में गुजारा करते हैं। उनका संपूर्ण जीवन एक सन्यासियों का जीवन है। यहाँ लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल बाहरी वेशभूषा से ही कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार मानव जीवन में जो मानवीय चेतना है वो सन्यास का आधार है। मानवीय सरोकार सन्यास का आधार है, ना कि बाह्य आडंबर और बाहरी वेशभूषा सन्यास का आधार है। अपने इस रेखा चित्र में बेनीपुरी जी ने सामाजिक रूढ़ियों पे भी प्रहार किया है और उसके विरुद्ध भी बहुत सी बातें बतलाई हैं। ये संपूर्ण रेखा चित्र बेनीपुरी जी का ग्रामीण जीवन के बड़े सुखद और सरल वातावरण के परिदृश्य को भी स्पष्ट करता है। बेनीपुरी जी इस रेखा चित्र को प्रारंभ करते हुए प्रारंभ में बाल गोविंद भगत जी के बाह्य स्वरूप की चर्चा करते हैं और बताते हैं कि बाल गोविंद भगत एक सामान्य से मझौले कद के गोरे चिट्टे 60 वर्ष उम्र के या 60 से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। तो मझौला क्या होता है? मझौला यानी सामान्य कद, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। तो वो एक सामान्य कद के गोरे चिट्टे 60 से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं, कि वो बहुत कम में गुजारा करते हैं, बहुत कम कपड़े पहनते हैं, एक लंगोटी बस, और जाड़े के दिनों में एक कंबल ओढ़ लिया, और फिर कबीर पंथी टोपी पहनते हैं जो कनपट्टी होती है, कानों के पास से कटी हुई कनपट्टी, कबीर पंथी टोपी पहनते हैं, गले में रुद्राक्ष की एक माला रहती है। ये उनका बाह्य व्यक्तित्व है, परंतु उनके बाह्य स्वरूप को देख करके उनको सन्यासी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो सन्यासी नहीं है, वो एक गृहस्थ हैं, उनका परिवार है। उनके परिवार में उनका एक पुत्र है तथा पुत्र वधू है। साथ ही साथ वो खेती बाड़ी करते हैं, वो खेत में अन्न उपजाते हैं, लेकिन उपज का जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता है वो सब ले जा करके मठ में, कबीर मठ में दे देते हैं, और वहां से जो प्रसाद स्वरूप मिलता है उसी से अपना गुजारा करते हैं। तो ये जो उनका कार्य है कि वो जो कुछ भी उपजाए, अपना इतना कठिन कार्य करके, और वो सब जा करके मठ में दे दिया और वहां से जो प्रसाद स्वरूप मिला उसी से गुजारा करना, ये सारी बातें सन्यासी होने के लिए बहुत काफी है। इसी आधार पे लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत सन्यासी ना होते हुए भी सन्यासियों जैसा ही जीवन जीते हैं। फिर जो सबसे अधिक लेखक को बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व में आकर्षित करने वाली बात लगती है वो है उनका संगीत प्रेम। बाल गोविंद भगत संगीत से बहुत प्रेम करते हैं। आषाढ़ के महीनों में जब बारिश होती है और खेतों में रोपनी का कार्य होने लगता है, सारा गांव खेतों में काम कर रहा होता है, हल चल रहे होते हैं, औरतें कलेवा बना करके और मेड़ों पे बैठी रहती। कलेवा यहाँ लेखक ने कहा है, कलेवा कहते हैं सुबह का नाश्ता जो ब्रेकफास्ट होता है, उसको लेकर के आती है, रोटी पानी जो है, और बैठी रहती हैं। मतलब सब सारे गांव के लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, धान की रोपाई हो रही होती है। उस समय बाल गोविंद भगत कीचड़ में सने हुए और इस तरह के गीतों की गुनगुनाहट शुरू कर देते हैं कि बाल, वृद्ध, बच्चे, औरतें सब कार्य में लगे होकर भी झूमने लगते हैं। हल बैल भी एक ताल में चलने लगते हैं। धान के पौधों की रुपाई भी एक लय के साथ संगीतमय होकर के होने लगती है और संपूर्ण वातावरण उल्लास और उमंग से भर उठता है। उस कार्य
कार्य क्षेत्र में भी आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर आषाढ़ के बाद भादों के महीने में आधी रात को अधरतिया कहा है, लेखक ने यहाँ लिखा है अधरतिया। अधरतिया मतलब आधी रात को, जब बारिश होने के पश्चात चारों तरफ सन्नाटा रहता है, सारा गांव सो रहा होता है, केवल झिंगुरों की झनकार और मेढकों की टरटर की आवाज होती रहती है। लेकिन उस झनकार और टरटर की आवाज को दबाते हुए बाल गोविंद भगत का निर्गुण संगीत शुरू रहता है। वो बड़े ही मग्न होकर के निर्गुण भजन गाते हैं, जो बहुत ही कर्णप्रिय, कानों को प्रिय लगने वाले होते हैं, वो बड़े ही सुंदर होते हैं। फिर जब कार्तिक का महीना आता है और कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है, उस ठंड में भी बाल गोविंद भगत सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले नदी स्नान करके गांव के बाहर किसी तालाब के किनारे बैठ करके और वही अपने कंबल ओढ़े उतने कम कपड़ों में ही बैठ करके बड़े मगन होकर खंजड़ी बजाते हुए प्रभाती गाने लगते हैं। खंजड़ी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जो तबले से छोटा होता है, तो वो खंजड़ी बजाते हुए और मगन होकर प्रभाती गाने लगते हैं। प्रभाती क्या होती है? सुबह जो गीत गाया जाता है, जो प्रातः काल सूर्योदय से भी पहले, सूर्य के उगने से पहले एक तरह से ये जागरण गीत होता है। ये जागरण गीत वो गाने लगते हैं जिसमें वीरता और उल्लास और उमंग से भरे गीत होते हैं। तो इस तरह के वो गीत गाते हैं, बहुत इतनी तल्लीनता से गाते हैं कि लेखक लिखते हैं कि इस ठंड में भी उनके माथे पे श्रम की बूंदें चमकने लगती हैं। श्रम की बूंदें किसे कहा है? श्रम करने से जो पसीना आने लगे और उससे वो पसीने की बूंदें चमकने लगती है उनके माथे पे, उसे ही लेखक ने लिखा है कि इस ठंड में भी वो इतनी तल्लीनता से खंजड़ी बजाते हुए गाते हैं प्रभाती कि उनके माथे पे श्रम की बूंदें मतलब पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। और लेखक भी उस ठंड में भी उठ करके जा करके उनको देखने के लिए विवश हो जाता है, ये प्रभाती सुनने के लिए विवश हो जाता है। और गाते गाते तल्लीन ऐसे हो जाते हैं कि उनके कांधे से कंबल भी सरक जाता है, पर उन्हें ठंड का एहसास जैसे नहीं हो। वो अपनी धुन में मगन उस संगीत के प्रेम में लयबद्ध गाते रहते हैं। जब गर्मियों का मौसम आता है और चारों तरफ गर्मी और उमस भरी शाम होती है, तो उस शाम में वो अपने आंगन में मंडली जमा करके खंजड़ी बजा करके मंडली के साथ गीत गाते हैं और कबीर के पद गाते हैं। और उन पदों को उनके जो प्रेमी होते हैं, उनके जो भक्त हैं, वो दोहराते हैं, दोहराते हैं और सब गाते गाते इतने ऊंचे लय में पहुंच जाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं कि सब ताली बजाने लगते, करताल करने लगते, करताल यानी ताली बजाने लगते हैं। और बाल गोविंद भगत जो हैं वो भी इतने तल्लीन होकर के गाते गाते बजाते उस मंडली के बीच में कहो खड़े होकर के नृत्य करने लगे, नाचने लगे, झूमने लगे। और वो गर्मी की शाम, जो उमस भरी शाम है, वो भी सुहावनी हो जाती है और इस तरह से ग्रामीण वातावरण जो है वहाँ का सुहावना सा हो जाता है। इस प्रकार बाल गोविंद भगत अपने संगीत में लयबद्ध होकर के बहुत ही सुंदर तरीके से अपना संपूर्ण जीवन जीते रहते हैं। उनका संगीत प्रेम सबसे अधिक देखने को जहाँ मिलता है, जिसका उत्कृष्ट उदाहरण लेखक ने कहा है, तो वो ये है कि जब उनका एक लौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो मर जाता है, तो उस अवसर पे भी आंगन में उसके शव के पास बैठ करके और वो बजाते हैं, गाते हैं, गीत गुनगुनाते हैं। और उनकी बहू को गांव की औरतें अंदर समझाती रहती हैं, तो बीच बीच में उठ करके जाके बहू को भी तसल्ली देते हुए क्या कहते हैं कि शोक मत मनाओ, इसमें शोकाकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं, ये तो उत्साह का समय है। आत्मा परमात्मा से मिल गई है, विरहनी अपनी प्रेमी से मिल गई है। ये समय शोक मनाने का नहीं है, ये तो उल्लास का समय है
ये उनका जो स्वभाव है ये बताता है कि उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली है। उन्हें मृत्यु का भी शोक नहीं होता और उसमें भी सामान्य भाव से रहते हैं, मतलब सुख और दुख दोनों में समान भाव से जो रह सके वही तो सन्यासी है। तो इस प्रकार लेखक स्पष्ट करते हैं कि बाल गोविंद भगत एक सन्यासी का संपूर्ण जीवन जीते हैं। उनका संपूर्ण जीवन एक संपूर्ण संन्यास का ही उदाहरण है। लेखक ये दर्शाते हैं कि बाल गोविंद भगत सामाजिक कुरीतियों को भी नहीं मानते। पुत्र की मृत्यु पे वो उसको मुखाग्नि देने का अधिकार अपनी पुत्र वधू को देते हैं और सामाजिक मान्यताओं का विरोध करते हुए, समाज की ये कहीं परवाह ना करते हुए वो अपनी पुत्र वधू को उसके मायके से भाई को बुला करके कहते हैं कि इसे ले जाओ और ले जा करके इसका विवाह करा देना, इसकी शादी करा देना। वो इस बात को इस प्रकार वो विधवा विवाह के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके साथ हैं। वो उसे कहते हैं कि इसे ले जा करके इसकी शादी करा देना। बहू जाना नहीं चाहती है पर फिर भी वो उसे किसी तरह से करके और उसके मायके भेज देते हैं। उनका ये कार्य ये दर्शाता है कि वो सामाजिक कुरीतियों के भी खिलाफ थे। वो रूढ़िवादिता में जकड़े हुए नहीं थे। इस प्रकार लेखक ने बहुत सी बातें बाल गोविंद के जीवन से स्पष्ट करते हुए बताया है उसके इस रेखा चित्र में, और ये स्पष्ट किया है कि जैसे बाल गोविंद भगत का संपूर्ण जीवन एक सन्यासियों का था, तो उनकी मृत्यु भी एक सन्यासी की तरह ही होती है। हर वर्ष बाल गोविंद भगत 30 कोस पैदल चल के गंगा स्नान को जाया करते थे। इस वर्ष भी बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए उसी प्रकार पैदल चल करके गए, किंतु अब वो बहुत ही अधिक वृद्ध हो चुके थे और उनका मानना था कि गृहस्थ को या सन्यासी को किसी से कुछ लेने का अधिकार नहीं, घर से ही खाकर निकले और घर ही आकर के उन्होंने भोजन किया। तो इस प्रकार इतनी दूर पैदल चल के जाना, रास्ते में बस पानी पी करके रहना, तो इसका प्रभाव उनके शरीर पे पड़ा और जब इस बार गंगा स्नान करके लौटे तो वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो चुके थे। लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वो अब आराम करें, किंतु वो अपनी दिनचर्या में जरा सा भी परिवर्तन नहीं किए और जिस प्रकार से वो रहते थे वैसे ही रहते रहे। आराम करना तो उनके स्वभाव में ही जैसे नहीं था। और इसी तरह से ऐसे ही गाते बजाते एक शाम उनकी गीत सुनाई पड़ रहे थे, वो गा रहे थे, किंतु उस शाम को उनकी गीतों में वो तल्लीनता, वो लयबद्धता नहीं थी। सुर बीच बीच में टूट से रहे थे, जैसे माला के मोती बिखर रहे हों वैसे सुर बीच बीच में बिखर रहे थे, टूट रहे थे। और सुबह जा करके लोगों ने देखा तो अब वो नहीं थे, उनका पंजर बस पड़ा हुआ था। पंजर लेखक ने किसे लिखा है? पंजर यानी ये अस्थि पंजर, ये शरीर जो है वो पड़ा हुआ था और आत्मा उनमें से निकल चुकी थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनका देहावसान हो चुका था। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का संपूर्ण जीवन एक गृहस्थ का होते हुए भी सन्यासियों का था और वो एक सामाजिक चेतना और आत्मिक उन्नति के प्रतीक स्वरूप थे। इनके संपूर्ण व्यक्तित्व के माध्यम से बाल गोविंद भगत ने ग्रामीण जीवन की सहजता और सौंदर्य का भी बहुत ही सुंदर चित्रण किया है।